साई राम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग घर में ही होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करें। ठीक है, हम 3 बार ओमकार से आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो आप भी मेरे साथ 3 बार ओमकार करें। साई राम। बच्चों, आपने कल की क्लास में देखा होगा कि हमने पाठ 1 कविता ऊंट चला ये पढ़ी और उसका अर्थ भी समझा। आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया है ना। कविता आपने पढ़ ली। अब आज हम उस कविता के कठिन शब्दों को देखेंगे और कैसे लिखे हैं उसको हम देखेंगे। और फिर आप अपनी कॉपी में हर एक शब्द को 3 बार लिखने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हम कठिन शब्द देखते हैं, जिसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बच्चों, ठीक है। पाठ 1 ऊंट चला कठिन शब्द। इसमें पहला शब्द है ऊंट। ऊंट कैसे लिखा है? बड़ा ऊ, उस पे चंद्र बिंदु और ट, ऊंट। ठीक है। दूसरा भ और बड़ी ई, भई। तीसरा है हिलता। हा में छोटी ई की मात्रा ही, ल, त में आ की मात्रा ता, हिलता। डुलता। ट में छोटे ऊ की मात्रा डू, ल और ता, डुलता। फिर है ऊंचा। बड़ा ऊ, उस पे चंद्र बिंदु और च में आ की मात्रा चा, ऊंचा। अगला है गर्दन। ग, द के ऊपर रेफ, र की रेफ और न, गर्दन। गर्दन सबको पता है ना क्या होती है ना। गले के पीछे का जो हिस्सा होता है उसे गर्दन कहते हैं। ये सिर से जुड़ी हुई और नीचे से पीठ से जुड़ी हुई होती है, अर्थात सिर के और पीठ के बीच का जो हिस्सा होता है उसको गर्दन कहते हैं हम, है ना। पीठ, गर्दन के नीचे का और पेट के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम पीठ। पा में बड़ी की मात्रा पी, ठ, पीठ। उठाए, छोटा ऊ, ठ, ठ में आ की मात्रा ठा और ए, उठाए। अगला है बालू। बा में आ की मात्रा बा, ल में बड़े ऊ की मात्रा लू, बालू। अगला है बोझ। बा में ओ की मात्रा बो, छ, बोझ। अगला है ढोने। ढ में ओ की मात्रा ढो, न में ए की मात्रा ने, ढोने। अगला है फंसेगा। फ, फ के ऊपर चंद्र बिंदु
स में ए की मात्रा से, ग में आ की मात्रा गा, फंसेगा। अगला है थक कर। बच्चों इस शब्द में कोई भी मात्रा नहीं है। यह 4 अक्षर का शब्द है। थ, क, क, र, थक कर। अगला है बैठेगा। ब में ऐ की मात्रा बै, थ में ए की मात्रा ठे, ग में आ की मात्रा गा, बैठेगा। अगला है करवट। बच्चों ये भी 4 अक्षर का शब्द है। इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। करवट, करवट। तो ये है कठिन शब्द। इनको आप बार बार पढ़िएगा और अगर हो सके तो अपनी कॉपी में इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक शब्द को 3 बार लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है शब्द के अर्थ। पाठ में से कुछ शब्द चुने हैं जिनके अर्थ आपको बता रही हूं। ठीक है, पहला है ऊंट। अभी हमने कठिन शब्द में ऊंट शब्द देखा है ना। ऊंट, ऊंट का अर्थ होता है एक तरह का यह जानवर है। आपने ऊंट का चित्र देखा है ना, है ना। इंग्लिश में इसे कैमल कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो ये एक तरह का जानवर है। ठीक है, जो रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, दूसरा शब्द है गर्दन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गर्दन हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो सिर के नीचे और पीठ के ऊपर होता है। गले के पीछे का हिस्सा ये गर्दन कहलाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने सिर को घुमा सकते हैं। दाईं तरफ, बाईं तरफ, नीचे, ऊपर, हम अपने सिर को गर्दन की वजह से ही इधर उधर घुमा सकते हैं। तो गर्दन जो है वो शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब है पीठ। पीठ पेट के पीछे गर्दन के नीचे का भाग होता है पीठ। पीठ के बल हम लेटते हैं, आपने देखा होगा, है ना। पीठ के बल हम सोते हैं, लेटते हैं, है ना। पीठ के बल पर हम बैठते हैं, पीठ टिकाकर बैठते हैं, है ना। तो पीठ भी हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है बालू। बालू अर्थात रेत। बच्चों आपने रेत तो देखी होगी। कई जगह जैसे घरों का निर्माण होता है, मकान बनता है, उसमें भी रेत का इस्तेमाल होता है। सीमेंट के साथ रेत का इस्तेमाल होता है। आपने देखी है ना रेत, है ना। रेत में खेलने में बड़ा मजा आता है। और जब हम समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाते हैं तो हमें खूब सारी रेत मिलती है और हम उस रेत में खेलते हुए कई तरह के शेप भी बनाते हैं। जैसे घर बनाते हैं, किसी मंदिर बनाते हैं, किसी जानवर का हम आकार बनाते हैं। तो हम रेत के साथ खेलते भी हैं। रेत से खेलने में बड़ा मजा आता है। तो रेत को बालू भी कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द है बोझ। बोझ अर्थात भार, भार या सामान। हम अपनी पीठ पर अगर कुछ सामान रखते हैं तो हम उससे कहते हैं कि हमने बोझ उठाया है।
जैसे आपने देखा होगा कि बैल के ऊपर हम हल का बोझ देते हैं, फिर खेत जोतता है बैल, बैल के ऊपर बैलगाड़ी भी रखते हैं और बैलगाड़ी को खींचता है। ऊंट के ऊपर रेगिस्तान में बहुत सारा सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसे भी बोझ कहते हैं, है ना। हाथी के ऊपर भी बोझ ले जाया जाता है ना, देखते हैं ना, तो उसको हम बोझ कहते हैं। अगला शब्द है ढोना। ढोने का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं ढोना। जो ऊंट है या बैल है, जो हाथी है ना, हम स्वयं है ना, हम जब किसी सामान को अपनी पीठ पर या अपने सिर पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम उस बोझ को ढोते हैं, ठीक है। तो ढोने का अर्थ है उठाकर ले जाना। अगला शब्द है फंसना। फंसना मतलब किसी चीज में उलझ जाना, किसी चीज में धंस जाना। जैसे अगर आपने देखा होगा रेत में हम अगर पैर रखते हैं तो हमारा पैर धंस जाता है, अर्थात हम रेत में फंस जाते हैं, है ना। कहीं हम रस्सी में उलझ जाते हैं, कहीं हम तार में उलझ जाते हैं, कहीं हम किसी मुसीबत में भी फंस जाते हैं, तो ये होता है फंसना, ठीक है। अगला शब्द है करवट। करवट मतलब साइड। आपने देखा होगा हम कभी कभी पीठ पर ना लेटकर हम दाहिनी साइड पर लेटते हैं या बाईं साइड पर लेटते हैं, उसे कहते हैं करवट पर लेटना। कल मैंने आपको कविता में बताया ना, ऊंट किस करवट पर बैठेगा हमें नहीं पता होता, तो उसका अर्थ होता है साइड। करवट का अर्थ है साइड, ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ शब्दों के अर्थ और इनको मैंने आपको समझाया, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप चाहें तो कॉपी में भी उतार सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, जिसमें है वाक्य रचना, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये है वाक्य रचना। इसमें हमने कुछ शब्द लिए हैं और उन शब्दों को मिला जुला कर हमने एक वाक्य का निर्माण किया है, ठीक है। तो पहला है, पहले इसमें हमने 3 शब्द लिए हैं। पहला शब्द है ऊंट, फिर हिलता और डुलता। इन तीनों को मिलाकर हमने वाक्य बनाया है, ऊंट हिलता डुलता हुआ चलता है। कल हमने कविता में पढ़ा था ना कि ऊंट चलते हुए बहुत ज्यादा हिलता डुलता है, तो उसी के आधार पर हमने इन शब्दों का वाक्य बनाया है, ऊंट हिलता डुलता हुआ चलता है। आपको समझ में आया? ठीक है। दूसरा वाक्य है, उसमें हमने शब्द लिए हैं ऊंची, गर्दन और पीठ। ये हमने 3 शब्द लिए हैं। इसका वाक्य इस तरह है, ऊंट की गर्दन और पीठ ऊंची होती है ना। आपको पता है ना कि ऊंट की गर्दन और पीठ ऊंची होती है, कल हमने कविता में पढ़ा था ना। हाँ, ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने वाक्य बनाया है, ऊंट की गर्दन और पीठ ऊंची होती है। अगला शब्द है बालू और बोझ। ऊंट बालू में भी बोझ उठाकर चल सकता है, ये इसका वाक्य है। अगला शब्द है थक कर और करवट। ऊंट थक कर करवट पर बैठ गया। ये इन दोनों शब्दों को मिलाकर वाक्य है।
ठीक है, तो ये हुई बच्चों वाक्य रचना। इन शब्दों को और इनसे बने हुए वाक्यों को आप अच्छी तरह पढ़िएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब किताब, आपकी जो किताब है रिमझिम, हम उसके अभ्यास को देखते हैं। पहला अभ्यास है झटपट कविता पढ़कर मजा लो। इसमें एक 4 लाइनें दी हुई हैं, इनको हमें जल्दी जल्दी बोलना है, बोलकर देखना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। देखो जीभ लड़खड़ा गई ना, है ना। अब अगर हमें इस कविता को नाम देना हो तो हम क्या दे सकते हैं? मेरे हिसाब से इसका नाम हम एक और नाम रख सकते हैं, ऊंचा ऊंट। ठीक है, चलिए दूसरा अभ्यास देखते हैं। दूसरे अभ्यास में है ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। कल कल मैंने आपको बताया था ना कि ऊंट रेगिस्तान में रहता है, उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें नीचे 2 चित्र बने हैं। एक चित्र है रेगिस्तान का और दूसरा चित्र है एक सड़क का। ठीक है, और सड़क के आसपास पहाड़ भी हैं। अब आप बताइए कि सही जगह कौन सी है ऊंट के रहने की, और जहां सही जगह है वहां पर आपको अपनी किताब में ऊंट का एक चित्र बनाना है। तो इसका उत्तर है, सही जगह है रेगिस्तान। तो बच्चों इस रेगिस्तान वाले चित्र में आपको ऊंट का भी एक चित्र बनाना है, छोटा सा। ठीक है, बनाएंगे ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? आपको पता है बच्चों, बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है? एक तो हमने कल बात की थी, एक तो रेगिस्तान में ही बहुत सारी रेत ही रेत होती है ना। अच्छा, आप नदी किनारे गए हैं कभी? आपने देखा होगा नदी किनारे भी रेत होती है। और अगर आप समुद्र के किनारे गए होंगे तो वहां भी पूरी रेत ही रेत होती है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है, बालू या रेत रेगिस्तान, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे मिलती है। ठीक है बच्चों, आपको उत्तर समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। इसके आधार पर इन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला है, ऊंट कितना ऊंचा होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना और बिजली के खंभे जितना। तो बताओ बच्चों कितना ऊंचा होगा? जी बिल्कुल सही, हमारा उत्तर है, हमारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा ऊंट होता है। ठीक है, दूसरा है, हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना। संदूक मतलब बड़ा सा बक्सा, बहुत बड़ा बक्सा जिसमें हम सारा सामान रखते हैं। ठीक है, ऊंट जितना और पहाड़ जितना। तो बताओ बच्चों हाथी कितना मोटा होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम हमारी माँ के संदूक जितना हाथी मोटा होता है। ठीक है, अब है, चींटी कितनी छोटी? अरे वाह, चींटी तो सबने देखी होगी, लाइन से चलती है ना। देखा है ना आपने चींटी को? तो चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी। चीनी मतलब शक्कर, शक्कर का एक दाना। फिर चावल के दाने जितनी। चावल सब खाते हैं ना रोज, है ना, दाल चावल सब खाते हैं ना, तो उसका एक दाना जितना होता है, क्या चीनी चींटी उतनी होती है? फिर इलायची के दाने में, इलायची देखी है आपने? बड़ी अच्छी और खुशबूदार होती है और बड़ी औषधि की भी होती है ना। तो किसके जितनी होती है? तो जी बिल्कुल सही सोचा आपने,
चींटी होती है चीनी के दाने जितनी। और बच्चों आपको पता है चींटी को चीनी बहुत पसंद भी होती है। आप एक काम करिएगा, अपने घर में जरा से एक जगह पे चीनी के दाने रख दीजिएगा, देखिएगा थोड़ी देर बाद वहां पे खूब सारी चींटियां जमा हो जाएंगी। तो चींटी को मीठा बहुत पसंद होता है, चीनी के दाने मीठे बहुत पसंद होते हैं चींटी को। ठीक है, आपको ये अभ्यास समझ में आया? इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे का अभ्यास देखते हैं। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। अब देखिए क्या ऊंचा और क्या नीचा है। इसमें पहला प्रश्न है, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। ठीक है, पहला दिया है बछिया। बछिया मतलब गाय का छोटा सा बच्चा। ठीक है, दूसरा है बिजली का खंबा। बिजली का खंबा देखा है आपने, उससे काफी सारे वायर हमारे घर तक आते हैं और हमारे घर में उसके वजह से बिजली आती है। तीसरा है आम का पेड़। अभी तो आम का मौसम चल रहा है, तो आम का पेड़ तो सभी ने देखा होगा, उस पे खूब आम लटकते हुए भी देखे होंगे, है ना। चौथा है तुम्हारी कक्षा की छत। अगला है हाथी, है ना। अब इसमें से ऊंची चीजें कौन कौन सी हैं, उस पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, अब इसका उत्तर अगर अपन देखें तो देखो बच्चों, बिजली का खंबा बहुत ऊंचा होता है ना, आम का पेड़ भी बहुत ऊंचा होता है और हाथी भी बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, ओके, ये इसका उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊंट के नीचे से आप बच्चे भी निकल सकते, आसानी से निकल सकते हो, और बच्चों आपकी साइकिल भी आसानी से निकल सकती है ना। कभी अगर आप ऊंट को देखने, प्रत्यक्ष देखने गए तो करके देखिएगा। ठीक है, अगला है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। बच्चों मान लो अगर ऊंट नीचे नहीं बैठा तो हम कैसे चढ़ेंगे। तो हम उसके लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे, या एक बड़ा डब्बा रखेंगे, उस डब्बे पर हम चढ़कर और फिर हम उस डब्बे की सहायता से ऊंट पर चढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये थे ये 3 प्रश्न और इनके उत्तर, आप इनको ध्यान से देखिएगा। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये थे कविता ऊंट चला के कुछ अभ्यास। आप इनको देखिएगा, पढ़िएगा, इनका रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अगली कक्षा में हम बाकी के अभ्यासों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, आशा है आपको समझ में आए होंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। साई राम, साई राम बच्चों।